हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डीआरएस की फार्मेसी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोग के सेमेस्टर एग्जाम फिर से स्टार्ट होने वाले हैं, फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर के, तो उनसे रिलेटेड हम उनके ये वीडियो तैयार करेंगे। बाकी जो जीपैट से रिलेटेड है इसमें हम थोड़े थोड़े करके डिस्कस करते रहेंगे कुछ टॉपिक, थ्योरेटिकल टॉपिक जो है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, जो कि बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और एक क्लास 12th डी फॉर्म पैरामेडिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है आज का, ग्लाइकोलिसिस। ओके, आज हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में पूरा डिटेल में। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, ग्लाइकोलिसिस जो होता है दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है ग्लाइको और दूसरा वर्ड है लिसिस। ग्लाइको का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज। एंड लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। अब इस ब्रेकडाउन के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनता है देखते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होके क्या बनता है? पायरुवेट, जिसे हम पायरुविक एसिड बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ओके, आगे इसको खोजा गया था तीन साइंटिस्ट के द्वारा, जिनका नाम है एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पार्नास। इसलिए इसका नाम पड़ता है एम्बेडन मेयरहॉफ पाथवे, या इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईएमपी पाथवे। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ग्लूकोज जिसमें 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन वाला ग्लूकोज जब इसका क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है, मतलब ऑक्सीडेशन होता है, तो टूट जाता है 2 मोल पायरुवेट में, जो कि एक एक मोल आपका 3 कार्बन का होता है, तो 2 मोल आपका 6 कार्बन कंप्लीट हो जाएगा। ये रहा स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, इसमें 6 कार्बन होते हैं, देख लीजिए। और ये हमारा पायरुवेट का स्ट्रक्चर CH3COCOOH। ओके, जो हमारा ग्लाइकोलिसिस स्टेप होता है, टोटल 10 स्टेप की रिएक्शन होती है। इसमें एनर्जी रिलीज होती है जब एक प्रोसेस कंप्लीट होता है। इस प्रोसेस में हर स्टेप में कहीं बीच बीच में कहीं एनर्जी रिलीज होती है, कहीं हमें अलग अलग जगह पे एनर्जी रिलीज होती रहती है। आगे देखेंगे डिटेल में। और ये जो पूरा प्रोसेस चलता है हमारा ग्लाइकोलिसिस का, कहाँ चलता है? हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर चलता है, जो सेल्स में साइटोप्लाज्म पाई जाती है वहाँ पे चलता है। ये थोड़ा ये ग्लाइकोलिसिस का इंट्रो है, देख लीजिए। नेक्स्ट अभी पूरा हम लोग एक एक स्टेप देखने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस के सारे 10 स्टेप रिएक्शन। सबसे पहले ग्लूकोज। जैसे कि ग्लूकोज पता है 6 कार्बन का कंपाउंड है। इसमें जो पहला स्टेप होता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट का बनना। ओके, जब ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाता है, उसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट से हमारा बनता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट। फ्रक्टोज 6 फास्फेट के बाद हमारा बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। ओके, ये सारे 6 कार्बन के कंपाउंड है। इसके बाद इससे जो हमारा इसमें स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट में। एक बनता है पहला 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और दूसरा बनता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PGAL, और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल देंगे DHAP। जो हमारा ये 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड होता है 3 कार्बन का होता है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। ओके, उसके बाद ये रिएक्शन आगे चलती है, जो हमारा छठा स्टेप होता है, इसमें बनता है 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो आगे जाएगा। नेक्स्ट हमारा बन के तैयार होता है 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। ओके, ये हमारा 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। ये दोनों स्टेप्स एक साथ चलती रहती हैं, तो हम इसी एक स्टेप में दोनों का कॉमन स्टेप होता है, तो इसी में हम समझ लेंगे। ओके, इसके बाद हमारा जो सातवां स्टेप होता है, इसमें आता है 3 फास्फोग्लिसरेट। ये हमारा 3 कार्बन का कंपाउंड है। नेक्स्ट इसमें आता है आठवें स्टेप में 2 फास्फोग्लिसरेट। ओके, नेक्स्ट 9वें स्टेप में आता है हमारा फास्फो इनाल पायरुवेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PEP बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप जो 10th स्टेप होता है पायरुवेट, जिसे पायरुविक एसिड बोलते हैं। दो मॉलिक्यूल इन दोनों कंपाउंड से 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, जब दोनों का आगे रिएक्शन कंप्लीट होता है, हमें 2 मोल पायरुवेट कंप्लीट मिल जाता है। ओके, आइए आगे देखते हैं किस जगह पे हमें एनर्जी देनी पड़ती है, किस जगह पे हमें एनर्जी मिलती है। तो पहला स्टेप जो होता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट के बनने में हमें एक एटीपी यहाँ पर खर्च हो जाता है, यहाँ पर हमें एक एटीपी का लॉस होता है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6, क्योंकि यहाँ पर हमें ग्लूकोज के छठे पोजीशन पे फास्फेट ग्रुप जोड़ने के लिए हमें एटीपी यूज करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर हमारा एटीपी यूज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो एटीपी का यूज होता है थर्ड स्टेप में, जिसे कहते हैं फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट जब बनता है, तो इसके छठे पोजीशन के साथ जो पहला पोजीशन होता है उसमें एक फास्फेट ग्रुप का और ऐड हो जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। और इसमें भी हमें एक एटीपी की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पर टोटल 2 एटीपी का लॉस हो जाता है इस अभी तक इस प्रोसेस में। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ पर है 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से जब 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट बनता है, इसमें 2 NAD+ से
टू NADH का मतलब चेंज होता है, जिसमें NADH से हमें फाइनली आगे जाके क्या मिलता है, ATP मिलता है, जो हमें आगे डिस्कस करेंगे। जो ETS में जाता है वहाँ से हमें NADH से ATP प्राप्त हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इसमें जो हमारा ATP का गेन होता है 7वें स्टेप में, जब 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट से फर्स्ट पोजीशन से जब फास्फेट ग्रुप निकल जाता है तो हमें ADP से ATP बन जाता है और वो कंपाउंड कहलाता है 3 फास्फोग्लिसरेट। यहाँ पर हमें 2 ATP का गेन होता है, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस एक साथ चल रहा है। कौन सा, PGAL वाला और DHAP वाला। ओके, इस तरीके से 2 ATP का गेन हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हमें ATP का गेन होता है लास्ट स्टेप में फास्फोइनॉल पायरुवेट से जब पायरुवेट बनता। ओके, 2 मोल पायरुवेट बनता है तो इसमें दो ADP से 2 ATP का गेन यहाँ हो जाता है। इस तरीके से आप देख रहे होंगे जो ऊपर वाला फेज है उसे फर्स्ट फेज बोलते हैं, जिसमें एनर्जी कंज्यूम हो रहा, मतलब हमें एनर्जी इसमें खर्च हो रहा, एनर्जी देनी पड़ रही है। नेक्स्ट स्टेप जो सेकंड फेज में दिख रहा है आपको, एनर्जी प्रोड्यूस, इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा। अब क्वेश्चन पूछा जाता है पूरे ग्लाइकोलिसिस स्टेप में कितने ATP का गेन होता है, कितने ATP का लॉस होता है, नेट गेन ATP क्या होता है, हम चार्ट से देख लेंगे। और इस पूरे प्रोसेस में याद रखने वाली बात है, जो पहला, तीसरा और 10वां स्टेप होता है, मैंने फर्स्ट, थर्ड एंड 10th स्टेप जो होता है, ये हमारे 3 स्टेप ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। ओके, एंड बाकी सब सारे जो स्टेप होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकते हैं, लेकिन पहला, तीसरा और 10वां इरिवर्सिबल होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट इसी में याद करने की बात है, अगर एक NADH जो होता है हमारा 3 ATP के बराबर होता है, और एक FADH2 जो आगे क्रेब्स साइकिल में मिलेगा वो 2 ATP के बराबर होता है, और एक GTP ये भी आपको क्रेब्स साइकिल में मिलेगा, एक GTP एक ATP के बराबर होता है। बात करें ग्लाइकोलिसिस में टोटल ATP कितने बन रहे हैं, 10 ATP, जैसा कि आपको दिख रहा होगा 10 ATP यहाँ यूज हो रहा, जैसा कि 10 ATP यहाँ हो रहा, देखो यहाँ पर एक ATP यहाँ पर, एक ATP यहाँ पे, और एक NADH से 3 ATP बनता है तो 2 से 6 हो जाएगा, और 2 ATP यहाँ, 2 ATP यहाँ, टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। इसमें से 2 ATP का यूज हो जा रहा था ग्लाइकोलिसिस में, कहाँ कहाँ, पहले स्टेप और तीसरे स्टेप में, तो 2 ATP उसमें से निकाल देंगे। नेट गेन ATP अगर पूछा जाएगा तो 10 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। यानी हमें ग्लाइकोलिसिस स्टेप में टोटल जो नेट गेन ATP होता है वो 8 होता है। इतनी बात क्लियर। तो चलो आगे चलते हैं, आगे देखेंगे किस किस स्टेप में कौन से एंजाइम का यूज होता है। जैसे कि एक बार रिविजन कर लेते हैं, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट का बनना, ग्लूकोज 6 से फ्रक्टोज 6 फास्फेट का बनना, यहाँ पर आइसोमेराइजेशन होता है, इसलिए ग्लूकोज 6 से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन जाता है। ओके, नेक्स्ट फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1,6 20 फास्फेट बन जाता है। उसके बाद स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट में, 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फास्फेट में। उसके बाद आगे दोनों एक साथ आगे जाते हैं, 1,3 20 फास्फोग्लिसरेट, उसके बाद आगे 3 फास्फोग्लिसरेट, 2 फास्फोग्लिसरेट, फास्फोइनॉल पायरुवेट, एंड लास्ट में बन जाता है हमारा पायरुवेट बन जाता है। तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी में लिख लिख के 7 से 8 बार, तो लर्न हो जाएगा। ओके, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, ट्रिक बनाना तो आप कुछ भी बना सकते हैं इसमें से। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा एंजाइम यूज होता है। पहले स्टेप की बात करें तो इसमें हमारा यूज होता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज होता है, जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज करवाता है। नेक्स्ट हमारा ग्लूकोज 6 से फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट के बनने में हमारा एंजाइम जो यूज होता है फास्फो ग्लूकोज आइसोमेरेज, क्योंकि ग्लूकोज का चेंज हो रहा है फ्रक्टोज में, इसलिए यहाँ से कौन सा यूज होगा, फास्फो ग्लूकोज आइसोमेरेज। नेक्स्ट एंजाइम जो थर्ड स्टेप में यूज होता है वो है फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट के लिए कौन सा एंजाइम है, फास्फो फ्रक्टोज आइसोमेरेज। ओके, लर्न करिए। फ्रक्टोज के बीच में हमारा कौन सा एंजाइम जो है, फास्फो फ्रक्टोज काइनेज, और ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 के बनने में ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट के बनने में फास्फो ग्लूकोज आइसोमेरेज। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में हमारा जो एंजाइम यूज होता है क्या है, एल्डोलेज, यानी फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट को 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में जो स्प्लिट कराता है वो कौन सा एंजाइम है, एल्डोलेज। नेक्स्ट इसी में जो पांचवा स्टेप होता है, यहाँ पर आइसोमेराइजेशन होता है, और जो एंजाइम होता है उसका नाम है ट्रायोज फास्फेट आइसोमेरेज। याद करिए, ट्रायोज फास्फेट आइसोमेरेज। ओके, और जो हमारे छठवें स्टेप पे जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, जो चेंज करता है 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट में। नेक्स्ट 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट को 3 फास्फोग्लिसरेट में चेंज करने वाला एंजाइम जो होता है फास्फोग्लिसरेट काइनेज होता है। नेक्स्ट हमारा
जो 3 फास्फोग्लिसरेट को 2 फास्फोग्लिसरेट में चेंज करने वाला जो एंजाइम होता है उसका नाम है फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज। नेक्स्ट हमारा जो 2 फास्फोग्लिसरेट को फास्फेनॉल पायरुवेट में चेंज करने वाला एंजाइम होता है उसका नाम है इनोलेज। ओके, नेक्स्ट जो फास्फेनॉल पायरुवेट को पायरुवेट में चेंज करने वाला एंजाइम होता है पायरुवेट काइनेज। याद करिएगा ये सारे एंजाइम्स हैं। और यहाँ पर जो हमारा 2 फास्फोग्लिसरेट से जब फास्फेनॉल पायरुवेट बनता है तो यहाँ से वाटर निकलता है। ओके, आई होप ये याद हो गया होगा। अब अगर बात करें हम नेट रिएक्शन की तो आप लोग को दिख रहा होगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 एडीपी, यहाँ पर 2 एडीपी से क्या बन जाता है 2 एटीपी यहाँ पर हमें मिल जाता था। यहाँ पर 2 NAD+ से 2 NADH मिलता था, 2 मोल पायरुवेट प्राप्त होता था। ये पूरा ओवरऑल रिएक्शन है। ग्लाइकोलिसिस में कितने नेट गेन एटीपी होती थी 8 का नेट गेन होता था, ये लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट अगर बात करें देयर आर 3 पॉसिबल कैटाबोलिक फेट्स ऑफ पायरुवेट फॉर्म। जो हमारे पायरुवेट बन जाता है ग्लूकोज से, जो पायरुवेट बनता है ग्लाइकोलिसिस पूरे 10 स्टेप रिएक्शन के बाद जो पायरुवेट बनता है, अब उसका आगे क्या होता है वो पूरा हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलिसिस होता है, और आपको पता होगा ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलती है, हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में चलती है। ग्लूकोज से जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो क्या कितने मोल पायरुवेट का बनता है 2 मोल पायरुवेट बनते हैं। ओके, अब इसमें जो पहला स्टेप होता है पायरुवेट का एनारोबिक कंडीशन में, अगर ईस्ट के अंदर एनारोबिक कंडीशन चल रही है तो क्या बनेगा इथेनॉल बनेगा, CO2 बनेगा, साथ में बहुत कम एनर्जी मिलती है, लगभग 2 ATP के बराबर एनर्जी मिलती है एनारोबिक कंडीशन में, वो भी ईस्ट में। नेक्स्ट अगर वो एरोबिक कंडीशन में चले, और एरोबिक कंडीशन कहाँ चलेगी एनिमल्स के अंदर प्लांट्स के अंदर, तो हमें क्या मिलता 2 मोल एसिटिल कोएंजाइम ए, और वो आगे जाता है क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। इससे हमें क्या प्राप्त होता है 4 मोल CO2 और 4 मोल H2O एंड मोर अमाउंट ऑफ ATP प्राप्त होता है। तो मतलब देखिए यहाँ पर 38 ATP का गेन होता है, यानी एरोबिक कंडीशन हमारे लिए ज़्यादा फायदा है। नेक्स्ट अगर बात करें एनारोबिक कंडीशन अगर हमारे मसल्स में चल रही है, एरिथ्रोसाइट्स में चल रही है, तो उससे क्या फॉर्मेशन होता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और इसमें भी बहुत लेस अमाउंट में एनर्जी हमें मिलती है। तो इस तरीके से पूरा ग्लूकोज का जो सारे स्टेप जो होने हैं इस तरीके से होता है। इस वीडियो में हमने ग्लाइकोलिसिस कवर किया है, अगले वीडियो में हम पूरा टेस्ट साइकिल कवर कर लेंगे। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।